हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं फ्रॉम द क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री। तो जो है हम अब देख रहे थे अबाउट द फॉरेस्ट, राइट। फॉरेस्ट में जो लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनके साथ जो है कॉलोनियल पीरियड में क्या होता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ता है, क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही थी उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो कई सारे फॉरेस्ट लॉज, राइट, कई सारे फॉरेस्ट लॉज जो है वो यहाँ पे पास किए जाते हैं बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो है इन लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे थे। एंड इवन जो है ओनली इंडिया में ही जो है ये सिचुएशन नहीं थी, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे कॉलोनियलिज्म के अंडर आ रही थी वहां पे जो है हर जगह पे जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। जो फॉरेस्ट पीपल थे उनको भी जो है काफी सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ता है, राइट। तो जिसकी वजह से एट द एंड ऑब्वियसली ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो रिबेलियन पे आ जाते हैं, मीन जो है वो विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो हमने जो है बस्तर रीजन, राइट, जो छत्तीसगढ़ में है, तो बस्तर रीजन के बारे में भी पढ़ा था कि वहां पे भी एक विद्रोह हुआ था जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बारे में हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। अब जो है इंडिया का जो विद्रोह है उसके बारे में तो हमने यहाँ पे देख लिया। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड की बात करें, जो दूसरे कंट्रीज थी यहाँ पे एशिया में या फिर एशिया के आसपास कुछ और जो कंट्रीज थी, तो वहां पे जो है क्या सिचुएशन थी। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन दी जावा, राइट। जावा एरिया जो है इंडोनेशिया का, ये एक आइलैंड है, राइट। तो वहां पे भी जो है काफी सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे, राइट। कॉलोनियल पीरियड में जो है वहां पे काफी सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे। तो वहां पे भी जो है सेम प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन की इन लोगों को देखने को मिलती है। तो वो इस सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस वन, ओके, ये वाला जो है यहाँ पे ब्राउनिश कलर में जो दिखाया हुआ है, दिस वन इज अ जावा आइलैंड। एंड इसके नॉर्थ में यहाँ पे आपको जो है जावा सी देखने को मिलेगा एंड इसके साउथ में जो है यहाँ पे इंडियन ओशन पड़ता है। तो ये इसकी लोकेशन है, राइट। जावा जो है अगर प्रेजेंट की बात करें, राइट, अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें, सो इट इज नाउ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड। जो है ये राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड के तौर पे जो है काफी ज्यादा फेमस है। बट वंस अपॉन ए टाइम, बट एक ऐसा टाइम भी यहाँ पे हुआ करता था कि ये जो एरिया है वो मोस्टली फॉरेस्ट से ही कवर हुआ करता था। तो जो कॉलोनियल पावर कौन सी थी यहाँ पे इंडोनेशिया में, वो थी डच, राइट। तो ये जो जावा है वो इंडोनेशिया में है, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो उस समय में जो कॉलोनियल पावर थी वो डच थी, मीन डच जो थे, जो कि यूरोपियन पावर थी, उनके कंट्रोल में था ये एरिया। एंड वी विल सी दैट देयर वर मेनी सिमिलरिटीज इन द लॉज फॉर द फॉरेस्ट कंट्रोल इन इंडोनेशिया एंड द इंडिया। तो इंडिया में जिस तरह के यहाँ पे फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे, सेम तरह के फॉरेस्ट लॉज जो है वो आपको यहाँ पे इंडोनेशिया में भी देखने को मिलेंगे। तो जावा इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो जावा वो एरिया यहाँ पे डच ने सबसे पहले फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। तो जैसे कि ब्रिटिशर्स थे, हमारे भारत की जो कॉलोनियल पावर कौन सी थी, वो थे ब्रिटिशर। तो जावा में, इंडोनेशिया में कौन से थे, वो थे डच, राइट। तो जैसे कि ब्रिटिशर्स को भी टिम्बर की काफी ज्यादा यहाँ पे जरूरत थी शिप्स बनाने के लिए, सिमिलरली जो है डच को भी जो है शिप्स बनाने के लिए टिम्बर की काफी ज्यादा जरूरत होती है। 1600 की अगर हम बात करें तो जो जावा की पॉपुलेशन थी वो अराउंड 3.4 मिलियन थी। यहाँ पे देयर वर मैनी विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेन्स, जो फर्टाइल प्लेन्स थे वहां पे काफी सारे विलेजेस भी थे। बट देयर वर आल्सो मैनी कम्युनिटीज जो कि माउंटेन्स में भी रह रही थी एंड वो जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करती थी, जिस तरह से हमारे इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वो प्रैक्टिस करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हमने जो है अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा है एंड इवन क्लास 6 की एंड इवन क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसमें भी हमने पढ़ा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक्चुअल में होता क्या है, राइट। यहाँ पे काफी सारे लोग जो थे वो फर्टाइल प्लेन्स में रह रहे थे एंड बट यहाँ पे जो है कई ऐसे लोग थे, कई ऐसी कम्युनिटीज जो कि माउंटेन्स में रह रहे थे एंड वो जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे, राइट। तो जावा के जो वुड कटर्स थे, अब उनके बारे में देखते हैं। तो वहां पे कौन सी ट्राइब थी, वो थे कालांग्स।
ओके, द कालांग्स जो थे, जो कि जावा में रहते थे, ये जो है एक ऐसी कम्युनिटी थी जो कि स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स हुआ करते थे एंड ये जो है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी थे। तो ये कौन से थे? दीज आर दी कालांग्स। ओके, एंड ये जो कालांग कम्युनिटी थी वो इतनी ज्यादा वैल्यूएबल थी डैट कि जब 1755 में जो माताराम किंगडम था, यहाँ पे जावा में एक किंगडम हुआ करता था 1755 में, तो वो डिवाइड होता है आपस में। तो जो इन लोगों ने आपस में जो है इन लोगों को, ये जो कालांग फैमिलीज थी, इन्हें भी जो है डिवाइड किया था, क्योंकि दोनों ही किंगडम्स को जो है यहाँ पे इन लोगों की जरूरत थी। इन्हें जो है फॉरेस्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज थी। ओके, एंड विदाउट देयर एक्सपर्टाइज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट दी टीक, क्योंकि जो टीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लकड़ी होती है, वो उसको किस तरह से यहाँ पे हार्वेस्ट करना है उसके बारे में इस कम्युनिटी को ही पता था। तो इनके एक्सपर्टाइज के बिना यहाँ पे जो दोनों किंगडम्स थी, राइट, वो जो है यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकती थी, राइट, एंड पैलेसेस को बनाने के लिए भी यहाँ पे कालंग्स की ही वो हेल्प ले रहे थे। जब डच जो है वो इन फॉरेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इन द 18th सेंचुरी, सो दे ट्राई टू मेक द कालांग्स वर्क अंडर देम। तो इवन डच जो है, राइट, उन्हें भी जो है कालांग्स की स्पेशलिटी के बारे में पता था। तो जब डच जो है इन फॉरेस्ट को कंट्रोल कर रहे थे, तो उस समय में भी कालांग्स ने जो है इन्हें कोशिश की थी कि ये जो है हमारे अंडर यहाँ पे काम करें। ओके, तो 1770 में ये जो कालांग्स थे, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे रेजिस्ट किया था एंड वो डच के लिए काम नहीं करना चाहते थे। तो इन्होंने डच फोर्ट था एक जोआना में, राइट, यहाँ पे, तो उसके ऊपर अटैक कर दिया था कालांग्स ने। बट ये जो अपराइजिंग यहाँ पे कालांग्स के द्वारा स्टार्ट की गई थी, उसे डच ने जो है जल्दी ही दबा भी दिया था, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास, अब डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में देखेंगे। 19th सेंचुरी में जब यहाँ पे उनको ये फील होता है कि अब टेरिटरी को कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी है, ऐसा नहीं है कि ओनली लोगों को ही यहाँ पे कंट्रोल करना है, तो डच ने क्या किया था, यहाँ पे जावा में फॉरेस्ट लॉज भी बना दिए थे। ओके, लोगों को तो यहाँ पे कंट्रोल किया ही था, राइट, जो पीपल हैं उनके लिए तो यहाँ पे लॉज बनाए ही थे, एंड इवन जो है फॉरेस्ट के लिए भी जो है इन लोगों ने यहाँ पे लॉज बना दिए थे, राइट। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अब जो विलेजर्स हैं वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे, उनकी एंट्री को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। सो नाउ वुड could only be cut for the specified purposes like making a river boat or constructing houses and only from a specific forest under the close supervision। तो यहाँ पे जो है ये restrictions लगा दी गई थी कि जो wood है आम लोग यहाँ पे नहीं काट सकते हैं, कुछ specified purposes के लिए ही यहाँ पे लकड़ी को काटा जा सकता है, जैसे कि boats बनाने के लिए या फिर घरों को बनाने के लिए या फिर कुछ और specific forest के जो कुछ काम होते हैं, राइट, वो भी close supervision में ही यहाँ पे लकड़ी को काटा जा सकता है। ओके, एंड अगर कोई भी विलेज के लोग अपनी जो है जो कैटल को ग्रेज करवाने के लिए यहाँ पे आते हैं तो उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, एंड अगर जो है उनकी परमिशन के बिना जो है वो वुड को ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर जो है इन फॉरेस्ट रोड्स में वो ट्रैवल भी करते हैं, यहाँ की रोड्स में अगर वो ट्रैवल भी करते हैं तो उन्हें जो है पनिशमेंट यहाँ पे मिलती थी। ओके, सो क्या था यहाँ पे, जैसे कि इंडिया में ये चीज हुई थी कि फॉरेस्ट को मैनेज करना यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी है, अगर शिप बिल्डिंग के काम को हमें जो है कंटिन्यू रखना है, रेलवेज के काम को कंटिन्यू रखना है, तो जिसकी वजह से हमारे इंडिया में भी जो है फॉरेस्ट सर्विसेज जो है, राइट, वो यहाँ पे बनाई गई थी ना, हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है फॉरेस्ट सर्विस बना दी जाती है। तो 1882 में अराउंड 2,80,000 स्लीपर्स जो है वो जावा से जो है एक्सपोर्ट किए गए थे, यहाँ से इतनी लकड़ी जो है वो काटी गई थी। हाउएवर अब इस लकड़ी को काटने के लिए भी लेबर चाहिए थी या फिर इन लॉक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी लेबर चाहिए थी या फिर स्लीपर्स को बनाने के लिए भी लेबर चाहिए थी। तो पहले यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या हुआ था कि इन लैंड्स के ऊपर डच क्या करती है, वो रेंट जो है वो इम्पोज करने की कोशिश करती है, जिसे जो है कल्टीवेट करेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों को अलाउ कर दिया गया था कि आप फॉरेस्ट में रह के कल्टीवेट कर सकते हैं लैंड को, बट जो है उसका आपको रेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। बट बाद में जो है वो ये बोलती है कि हमें तो लेबर की भी जरूरत है, तो वो जो है कुछ विलेजेस को जो है इन रेंट से एग्जेम्प्ट कर देती है, एंड बट जो बोलती है कि आपको जो है यहाँ पे खेती करने के बदले में हमें जो है लेबर भी प्रोवाइड करवानी होगी। ओके, यहाँ पे ट्रीज को काटने के लिए या फिर टिम्बर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये जो सिस्टम था यहाँ पे, इसे क्या बोला जाता है, ब्लैंडोंग डिस्टेंस सिस्टम, राइट।
सो लेटर इंस्टेड ऑफ द रेंट एग्जेम्पशन फॉरेस्ट विलेजेस वर गिवन स्मॉल वेजेस। अब क्या होता है, बाद में जो है इस सिस्टम को भी चेंज कर दिया गया था कि रेंट एग्जेम्पशन का जो सिस्टम था इसके बदले में यहाँ पे क्या बोला गया था, विलेजर्स को जो है कुछ यहाँ पे वेजेस दिए गए थे कि आप जो है यहाँ पे हमारे लिए लकड़ी काटेंगे एंड या फिर उसे जो है ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, बट उनके जो राइट्स होते हैं कि वो फॉरेस्ट लैंड को यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं, राइट। सो अब जो है यहाँ पे एक ग्रुप जो है वो ऑब्वियसली रेजिस्ट करता है यहाँ पे, तो वो कौन सा था, यहाँ पे एक सेमिन थे पर्सन, राइट, जो कि एक रंदल ब्लैंटुंग विलेज से बिलोंग करते थे, राइट। अराउंड 1890 की ये बात है, जो कि एक टीक फॉरेस्ट विलेज था एंड वो जो है स्टेट की ओनरशिप जो थी फॉरेस्ट के ऊपर, राइट, क्योंकि स्टेट ने जो है फॉरेस्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था तो उसे जो है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ही आर्ग्यू दैट कि जो स्टेट है, राइट, जो स्टेट है उसने यहाँ पे हवा पानी या फिर अर्थ या फिर वुड को नहीं बनाया है, सो वो जो है उससे जो है वो अकेले क्यों ऑन कर सकते हैं, राइट, इसके ऊपर जो है ओनली उनका ही हक क्यों है। तो जल्दी ही ये जो मूवमेंट है जो कि उनके द्वारा क्वेश्चनिंग यहाँ पे की जा रही थी वो वाइड स्प्रेड मूवमेंट बन जाती है। एंड यहाँ पे क्या था, सबसे ज्यादा जो है सेमिन के सन इन लॉ थे, उन्होंने जो है इसे ऑर्गेनाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प की थी। सो बाय द 1907 3000 जो फैमिलीज थी, राइट, वो जो है अब इनके आइडियाज को फॉलो कर रहे थे एंड इवन कुछ जो सेमिनिस्ट थे, सेमिनिस्ट कौन से हो गए यहाँ पे, जो कि सेमिन्स के आइडिया को जो फॉलो करते हैं, उनके प्रिंसिपल को जो फॉलो करते हैं, दे आर नोन एज ए सेमिनिस्ट, राइट। तो कुछ लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लैंड के ऊपर लेट जाते हैं जब जो डच है वो सर्वे करने के लिए आते हैं, ओके। कई बार तो ये लोग जो है टैक्सेस या फिर जो फाइन जो होते हैं वो भी पे करने से रिफ्यूज कर देते हैं एंड इवन अपनी लेबर भी जो है परफॉर्म करने से मना कर देते हैं, ओके। तो अब जो है यहाँ पे जो वॉर स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 1, राइट, उसमें भी लकड़ी की जरूरत थी। वर्ल्ड वॉर 2 में भी जो है काफी ज्यादा जो है इन्हें लकड़ी की जरूरत रहती है, डच को भी। एंड इवन जो है दूसरी तरफ अगर बात करें हमारे भारत में तो वहां पे ब्रिटिशर्स को जो है काफी ज्यादा लकड़ी की जरूरत रहती है। तो वॉर के समय में जो है काफी सारा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन मीन जो है जंगलों को काटा जा रहा था, ओके। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो है फॉरेस्ट के ऊपर जो है मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। एंड इंडिया में जो वर्किंग प्लान्स थे कि फॉरेस्ट में किस तरह से काम करना, उन्हें अबेंडन कर दिया गया था एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो फ्रीली, राइट, फ्रीली आप जो है ट्रीज को काट रहे थे ब्रिटिशर्स की वॉर नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो सेम चीज यहाँ पे जावा में हो रही थी। तो इससे पहले की जो जापानीज थे, क्योंकि जो है वहां पे डच थे जावा में, तो जापान के साथ जो है उनका यहाँ पे युद्ध था, तो उन्हें डर था कि अब जापान जो है वो जावा एरिया को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तो इससे पहले की जो जापानीज है वो इस रीजन को ऑक्यूपाई करें, डच जो है वो क्या करते हैं, उन्होंने एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी जो है वो यहाँ पे अपनाई थी। जितनी भी सॉ मिल्स होती उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, बड़े बड़े जो टीक लॉग्स होते हैं, राइट, उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जंगलों को वो डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे जो कि इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए थे, ओके। सो अब देन जापानीज आ जाते हैं जावा में, तो वो भी जो है फॉरेस्ट को रेकलेसली जो है एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी वॉर इंडस्ट्रीज के लिए एंड जो है लगातार जो है वो पूरे फॉरेस्ट को यहाँ पे काटते जाते हैं, ओके। तो अब क्या होता है, कई विलेजर्स जो है वो वॉर को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देखते हैं कि हम अपनी जो है फॉरेस्ट में अपनी कल्टीवेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं चाहे वो जापानीज हो चाहे वो डच हो, वो जो है वॉर में बिजी हैं, तो हम जो है अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं। So, however, after the war, it was difficult for the Indonesian Forest Service to get this land back. तो जब वॉर यहाँ पे खत्म होती है तो इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो है मुश्किल हो जाता है इस लैंड को वापस लेना फ्रॉम दीज विलेजर्स, राइट। तो वॉर के समय में जो है वो अपनी कल्टीवेशन को एक्सपेंड कर देते हैं। सो एज इन इंडिया लोगों को भी जो है एग्रीकल्चरल लैंड की काफी ज्यादा जरूरत थी एंड हैज ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो वहां पे भी जो सेम चीज होती है, उन्होंने भी वॉर के समय में जो है ये जो एग्रीकल्चर लैंड होती है फॉरेस्ट में उसे एक्सपेंड कर लिया था एंड बाद में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उनसे ये लैंड छीनने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, ओके। सो अब जो है फॉरेस्ट्री में कुछ और भी डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो क्या होता है यहाँ पे सिंस 1980s
दी गवर्नमेंट जो थी यहाँ पे एशियन अफ्रीका में हैव बिगन टू सी दैट द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड पॉलिसी ऑफ कीपिंग द फॉरेस्ट कम्युनिटीज अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी कन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पे एशिया में भी एंड अफ्रीका में भी जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट ने ये देखा था कि जो पॉलिसी यहाँ पे अपनाई गई है कि फॉरेस्ट कम्युनिटीज को फॉरेस्ट से दूर रखना, उसकी वजह से काफी सारे कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ओके, सो कंजर्वेशन जो है फॉरेस्ट की यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी है रेदर देन कलेक्टिंग द टिम्बर। ओके, तो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट की वो एक इम्पॉर्टेंट गोल बन जाता है कब जाके 1980s में जाके, जब यहाँ पे जो एशिया एंड या फिर अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो आजाद हो जाती हैं, राइट। सो द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज दैट इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने का जो गोल था, द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व। तो अब जो है इस गोल को फुलफिल करने के लिए जो लोग जंगलों के पास रहते हैं उन्हें जो है फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के गोल में हमें जो है इन्वॉल्व करना होगा। सो इन मैनी केसेस हमने देखा है, राइट। अगर इंडिया की बात करें तो मिजोरम टू केरला जो डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज विलेजेस प्रोटेक्टेड देम। तो इतने घने जंगल जो है वो तभी सर्वाइव कर पाए हैं क्योंकि जो विलेजेस के लोग हैं उन्होंने इन्हें प्रोटेक्ट किया है एंड यहाँ पे बड़े बड़े जो ग्रोव्स हैं, राइट, उन्हें जो है अच्छे से यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है। एंड कुछ विलेजेस जो हैं वो खुद ही अपने फॉरेस्ट को पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहां पे जो है वो पहरे देते हैं एंड हर घर की जो है अपनी अपनी टर्न होती है। गांव में जितने भी घर हैं वो जो है अपनी अपनी टर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है रात को पेट्रोलिंग या फिर दिन के टाइम भी जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं, राइट। वो जो है इसका जो संभालने का जो जिम्मा होता है वो फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर नहीं छोड़ते हैं, ओनली वो खुद भी यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं। ओके, तो इवन जो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं एंड जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, दे टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सभी लोग जो है वो सोच रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने जंगलों को जो है बचा सकते हैं। सो हाउएवर वी कैन सी दैट कि जो कॉलोनियल पीरियड था, राइट, वो जो है काफी जो है गंदा समय रहता है। जो फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रह रहे थे या फिर जो फॉरेस्ट पीपल थे जो फॉरेस्ट में यहाँ पे रहते थे, उनके लिए जो है काफी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे जो है सामना उन्हें करना पड़ता है कॉलोनियल पीरियड में। बट हाउएवर 1980s के बाद में यहाँ पे एशियन अफ्रीका के जंगलों में जो लोग हैं जंगलों को जो है फॉरेस्ट एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उनको संभालने की जो है आपको कोशिश कर रहे हैं, जो उनको जो है कंजर्व करने की अब ये कोशिश कर रहे हैं। ओके, so with this we have completed the chapter number 4 also. So in our next video we will start the chapter number 5 and उसमें जो है कुछ नए टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।